अपने आईटी स्टॉक्स को लेकर एक बेचैनी सी है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। एआई की जो लहर आई है ना, उसने इंडियन आईटी सेक्टर में सचमुच एक तूफान ला दिया है और बहुत से इन्वेस्टर्स सोच में पड़ गए हैं कि भाई अब आगे क्या होगा। चलिए आज इस पूरे उथल-पुथल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इस मुश्किल समय में एक लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, इन गिरते हुए आईटी शेयर्स का आखिर किया क्या जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये सब हो क्यों रहा है, मतलब डर की असली वजह क्या है। और डर की वजह है एक छोटा सा 2 अक्षर का शब्द, एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई अब वो बहुत सारे काम खुद कर रहा है जो पहले आईटी प्रोफेशनल्स किया करते थे, जैसे कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्लाइंट सपोर्ट, सब कुछ। और यही से ये डर पैदा हो रहा है कि आने वाले वक्त में आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर जॉब कट हो सकते हैं, जिससे कंपनियों की ग्रोथ ही थम जाएगी। और इसी डर ने ना मार्केट में आईटी वर्सेस एआई की एक कहानी बना दी है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो मार्केट के सेंटिमेंट को चला रहा है, एक ऐसा डर पैदा कर रहा है जो शायद लॉन्ग टर्म हकीकत से कहीं ज्यादा हो। और इसी कहानी की वजह से स्टॉक की कीमतों पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। तो 1 मिनट के लिए मार्केट के इस शोर से हटते हैं और थोड़ा गहराई में जाके ये समझते हैं कि एआई असल में आईटी सर्विस बिजनेस के बिल्कुल बेसिक मॉडल को ही कैसे बदल रहा है। देखिए, दशकों से आईटी कंपनियों का फॉर्मूला बहुत सिंपल था। जितने ज्यादा लोग जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे, कंपनी उतना ही मोटा बिल बनाएगी और पैसा कमाएगी। लेकिन एआई इस पूरे फॉर्मूले को ही तोड़ रहा है। वो उन बिल करने वाले घंटों को ऑटोमेट कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि क्लाइंट की कॉस्ट तो कम हो रही है, लेकिन आईटी कंपनियों का रेवेन्यू भी साथ साथ घट रहा है। इसको ना एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई क्लाइंट है जो अपनी कंपनी के ब्लॉग लिखवाने के लिए एक आईटी कंपनी को पैसे देता था। अब वही क्लाइंट एआई टूल यूज करके वो ब्लॉग मिनटों में खुद लिख लेता है। नतीजा, क्लाइंट का पैसा बच गया, लेकिन आईटी कंपनी की कमाई का एक रास्ता बंद हो गया। अब सोचिए, जब यही चीज हजारों क्लाइंट्स और सैकड़ों कामों पर लागू होगी तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस बदलाव का इंडस्ट्री पर शॉर्ट टर्म में क्या असर पड़ेगा? चलिए उन चुनौतियों और नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जिनका सामना ये कंपनियां कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि छोटी अवधि में, मतलब नियर फ्यूचर में, सर्विस इंडस्ट्री के रेवेन्यू पर 10 से 15% तक की चोट लग सकती है। अब एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के लिए ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो नौकरियों में कटौती, प्रॉफिट में कमी और कंपनियों पर भारी दबाव डाल सकता है। और ये जो रेवेन्यू में गिरावट है ना, ये एक चेन रिएक्शन शुरू करती है। प्रॉफिट घटता है तो नौकरियों पर दबाव बनता है। उसी समय कंपनियों को मार्केट में बने रहने के लिए नई एआई टेक्नोलॉजी में भारी भरकम इन्वेस्ट भी करना है। लेकिन जब आपकी ऑर्डर बुक ही सिकुड़ रही हो तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? ये क्लासिक कैच 22 वाली सिचुएशन है, मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। ठीक है, ये सब सुनने में काफी डरावना और नेगेटिव लगता है ना, लेकिन कहते हैं ना, संकट और घबराहट के इन्हीं पलों में समझदार इन्वेस्टर्स को सबसे बड़े मौके मिलते हैं। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो कंपनियां तेजी से खुद को बदलेंगी वो और भी मजबूत होकर उभरेंगी। और बदलने का मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मतलब है नई एआई टेक में इन्वेस्ट करना, अपने एम्प्लॉयज को रीस्किल करना और अपने क्लाइंट्स को नई और इनोवेटिव सर्विसेज देना। और इस बदलाव की लड़ाई में ये कंपनियां अकेली नहीं होंगी। इंडियन आईटी सेक्टर हमारी इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इसे फेल नहीं होने दिया जा सकता। सरकार ने बजट और एआई समिट्स में इस सेक्टर पर अपना फोकस पहले ही दिखाया है। इससे एक मजबूत सिग्नल मिलता है कि इस मुश्किल दौर से निकलने में इंडस्ट्री को टैक्स छूट या दूसरे इंसेंटिव्स के रूप में सरकारी सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए एक क्लासिक मौका बना रही है। सर, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सोचिए। जब सब घबराकर अच्छी और मजबूत बैंकिंग कंपनियों के स्टॉक बेच रहे थे, तब जिन इन्वेस्टर्स ने हिम्मत दिखाकर उन शेयरों को कम कीमतों पर खरीदा, उन्होंने मार्केट के ठीक होने पर जबरदस्त पैसा कमाया। यहां भी कुछ वैसी ही कहानी बन सकती है। तो अगर ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका है, तो सवाल यह है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। प्रैक्टिकल गेम प्लान क्या होना चाहिए? चलिए अब इसकी बारीकियों में उतरते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स में जिस लेवल पर नजर रखनी है वो है 19,000 का। अब सवाल है, यही नंबर क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल है।
इतिहास में जब भी इंडेक्स इस लेवल तक गिरा है, बायर्स ने मार्केट में एंट्री की है, इसे एक अच्छी डील के तौर पर देखते हुए। तो ये एक मजबूत साइकोलॉजिकल और टेक्निकल इंडिकेटर है कि स्टॉक्स शायद अंडर वैल्यूड हैं। तो इस मौके का फायदा उठाने की स्ट्रैटेजी को 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला, पेशेंस, उस 29,000 के लेवल का इंतजार करना। दूसरा, सही चुनाव, किसी भी आईटी स्टॉक को नहीं बल्कि सबसे मजबूत, सबसे बड़ी कंपनियों को चुनना। और तीसरा, सही तरीका, ये तय करना कि इन्वेस्ट करना कैसे है। यहां फोकस इंडस्ट्री के दिग्गजों पर होना चाहिए, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। क्यों? क्योंकि उनके पास इस तूफान को झेलने और जरूरी आर&डी में अरबों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीप पॉकेट्स और बड़े कैश रिजर्व्स हैं। आसान भाषा में कहें तो उनके पास टिके रहने और फिर से मजबूती से खड़े होने का दम है। और अब आते हैं आखिरी सवाल पर, कैसे? क्या डायरेक्ट स्टॉक खरीदें या एक आईटी इंडेक्स ईटीएफ चुनें? देखिए, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसे रिसर्च करना पसंद है और अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो सीधे स्टॉक खरीदना सही हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक सिंपल, आसान रास्ता चाहता है जो पूरे सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन दे, तो एक ईटीएफ एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। इस बदलते हुए मार्केट में किसी की भूमिका क्या होगी? क्या वो एक ग्रोथ इन्वेस्टर बनेगा जो अगली नई चीज के पीछे भाग रहा है, या एक वैल्यू इन्वेस्टर जो वहां मौका देख रहा है जहां बाकी लोग सिर्फ डर देख रहे हैं? जवाब हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, एआई भारतीय आईटी का अंत नहीं बल्कि उसके अगले चैप्टर की शुरुआत है। और जो इन्वेस्टर्स इस बदलाव को समझेंगे वे आने वाले समय में इसका फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में होंगे।